गुड मॉर्निंग सभी को। अब गुड मॉर्निंग नहीं भी होगा, थोड़ा लेट आ रहा है वीडियो, कोई नहीं, ठीक है। तो जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो मैंने उसको नहीं डाउनलोड करने को बोला था, दोबारा डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कांग्रेस थी। मैंने बोला था कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में बनी, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके बाद हर साल अधिवेशन होते थे, सालाना बैठते थे, डिस्कशन करते थे आपस में। तो जो आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा 1916 का, इसको हम पढ़ेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें क्या चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा 1916 में ही हमारा आपका जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था, उसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, वो पढ़ेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में चीज़ होगी आपकी, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था अधिवेशन, ठीक है, 16 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? उदारवादी। मैंने बोला था ना, दो दल थे कांग्रेस के, एक नरमपंथी और गर्मपंथी। तो उदारवादी बोल हैं या नरमपंथी बोले, उनके नेता अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है, इनके अध्यक्ष थे। और इस जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसकी उपलब्धि क्या थी, क्या उपलब्धि क्या था उसमें? जो आपके मैंने कहा था आपको, जब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, शुरू में इनकी अधिवेशन हुआ था, तो इसमें जूते चप्पल तक चल गए थे, ऐसी नौबत आ गई थी। इसके बाद जो है, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो अतिवादी हैं, जिनको गरम दल बोला जाता है, उनसे बोला गया कि आप अब से कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहेंगे, उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जो आपका 1916 में अधिवेशन होगा लखनऊ, इसमें फिर से जो गर्म दल होंगे या अतिवादी कहें या एक्सट्रीमिस्ट कहें, इनको कांग्रेस में पुनः शामिल कर दिया गया। इसीलिए ये आपका अधिवेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये तो अधिवेशन की बात हो गई। उसके बाद जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है के बीच लखनऊ समझौता होता है। अब एक बात बताओ, जो आपकी मुस्लिम लीग है वो बनी इसीलिए थी कि उनको लगता था कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिमों के अधिकारों को नहीं मांग पा रही सरकार से, उनके लिए काम नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी, मुस्लिमों के लिए एक अलग पार्टी बनाई थी, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1916 में कि भाई आपका जो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से, या कांग्रेस लीग ने मुस्लिम से आपका समझौता करना पड़ा। उसके पीछे के दो मुख्य कारण यहाँ पर लिखे हुए मैंने, ठीक है। और भी कारण है, लेकिन जो मेन कारण है वो ये दो हैं। अब देखो हुआ क्या, 1912-13 में बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया। अब बाल्कन का युद्ध चल रहा था, बाल्कन कंट्रीज़ आपकी यूरोप और अब क्या समझो, मैप नहीं है लेकिन समझ जाओ कि जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर यूरोप है, या रशिया है, तो यहाँ पर बाल्कन कंट्रीज़ पड़ती हैं। तो इनके बीच में युद्ध चल रहा था। तो इसमें जब आपकी टर्की ने, जो अभी का टर्की है, उसने ब्रिटेन से सहायता मांगी कि हमारी सहायता करो, तो ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता नहीं की उस युद्ध में। अब उससे फ़र्क क्या पड़ जाता है? उससे फ़र्क ये पड़ जाता है कि जो तुर्की का शासक होता है ना, तुर्की का शासक, वो खुद को क्या मानता था? वो कहता था कि भाई जितने भी मुस्लिम हैं दुनिया में, मैं सबका प्रधान हूँ या खलीफा हूँ। समझो, जितने मुस्लिम हैं उनका अगर वो प्रधान है और तुम मुस्लिमों के प्रधान की सहायता नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिमों की भी अवहेलना कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं मतलब उनको कह रहे हो कि भैया वी आर नॉट विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार आपकी भारत में भी थी और भारत में मुस्लिम थे, तो मुस्लिमों को लगा कि जो सरकार है भाई ब्रिटिश, ये हमारे जो प्रधान है, खलीफा हैं तुर्की के, उनकी सहायता नहीं कर रही है, मतलब ये हमारे अगेंस्ट है, इनके खिलाफ जो भी चीज़ें होंगी उनमें हम उनको समर्थन देंगे। जैसे कि कांग्रेस जो थी पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ बोल रही थी कि भैया आप हमें उत्तरदायी शासन दो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे जो मुस्लिम थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अंग्रेज़ों की मतलब उनकी अंग्रेज़ों के साथ जाएंगे और जो आपके कांग्रेस के साथ जाएंगे और अंग्रेज़ों से डिमांड करेंगे बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। दूसरा कारण था कि जो बंगाली विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। ख़त्म कब हुआ? 1911 में इसको ख़त्म कर दिया गया। बंगाल विभाजन हुआ, आपका पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना। पूर्वी बंगाल जो था इसमें ये मुस्लिम बहुल था, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे, और जो पश्चिमी बंगाल था इसमें हिंदू बहुल थे, इसमें हिंदू ज़्यादा थे। लेकिन 1911 में ख़त्म कर दिया गया। अब देखो, इससे मुस्लिम नाराज़ क्यों हुए? जब ये अलग किया गया था ना, तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल था, तो यहाँ पर मुस्लिमों की चलती थी, यहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, तो इन्हें लगता था कि हमें एक अलग से जगह दे दी गई रहने को, तो अब हमारी बात सुनी जाएगी एक तरीके से, समझ लो। लेकिन जब ये ख़त्म कर दिया गया तो फिर से एक हो गए सब, ठीक है। तो अब इनको लगता था कि ऐसा करके क्या फिर जो है मुस्लिमों को दबाया जाएगा, मुस्लिमों की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये काम किसने किया था ख़त्म करने का? अंग्रेज़ों ने किया था। तो मुस्लिम अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो ये दो कारण थे जिससे मुस्लिम अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए उस समय पे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कांग्रेस की सहायता करेंगे, कांग्रेस का समझौता करेंगे, और दोनों साथ में मिलकर अंग्रेज़ों से डिमांड करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो इनका समझौता हुआ कब? 1916 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की।
दोनों एक साथ आए, दोनों ने कहा हमको सरकार से डिमांड करनी चाहिए, दोनों की सहमति बनी और सरकार से उन्होंने एक साथ डिमांड की। ठीक, अब देखो, अब जो लखनऊ समझौता हुआ था, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था, इसमें अब देखो विचारधाराएं, दो पार्टीज कैसे बनती हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस, उनकी विचारधाराओं में फ़र्क होगा ना, एक पार्टी कुछ और सोचेगी, दूसरी कुछ और सोचेगी। उसी प्रकार से जो मुस्लिम लीग थी उनकी विचारधारा कुछ और थी और जो कांग्रेस थी उनकी विचारधारा कुछ और थी, तभी तो अलग अलग थे। लेकिन जब ये एक साथ आएंगे तो इन दोनों को एक दूसरे की विचारधाराओं को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो एक साथ आ पाएंगे। तो जो लखनऊ आपका समझौता हुआ था उसमें किस किस ने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, किस किस ने क्या क्या समझा, कांग्रेस ने क्या समझा, मुस्लिम लीग ने क्या समझा, कहाँ पर एडजस्ट किया, वो समझते हैं। जो आपकी कांग्रेस थी, कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग, देखो कांग्रेस जो थी ना, अंग्रेजों से कहती थी कि भैया उत्तरदायी शासन लाओ आप भारत में। उत्तरदायी मतलब आप जो शासन चला रहे हैं, कौन चला रहा है उसको, अंग्रेज चला रहे हैं ना। तो अंग्रेज जो शासन चलाते थे, जो व्यक्ति शासन चलाते थे, वो इलेक्टेड नहीं होते थे, निर्वाचित नहीं होते, बहुत कम होते थे उसमें इलेक्टेड, ज़्यादातर नॉमिनेटेड होते थे, या फिर आपका कहें नॉमिनेटेड माने उनको बिना इलेक्शन के सरकार द्वारा कहा जाता कि आप आ जाओ और सरकार चलाओ। ठीक है, तो वो उत्तरदायी नहीं रहते थे एक तरीके से। माना कि कल के दिन उन्होंने कुछ ऐसा कानून बनाया, कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि उनको आंसर देना पड़े। जैसे अभी है ना, कोई नेता है तो उसने कुछ कर दिया तो वो आंसरेबल है लोकसभा को, कि लोकसभा में उसको जवाब देना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस समय पे ऐसा व्यवस्था नहीं थी। तो कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि भैया उत्तरदायी शासन दो, जो आपका शासन है उसको उत्तरदायी बनाओ, आंसरेबल बनाओ, ताकि कल आप कुछ करें, हम आपसे प्रश्न पूछें तो आप उसका उत्तर दे पाओ। ठीक है, तो जो कांग्रेस की मांग थी उत्तरदायी शासन, इसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने कहा भैया आप सही मांग रहे हो, हम भी यही डिमांड करेंगे। और अब कांग्रेस ने भी तो कुछ किया होगा, मतलब कुछ एडजस्ट किया होगा। कांग्रेस ने कहा, पहले क्या था, कांग्रेस जो थी आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में नहीं थी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। लेकिन अब जब ये एक साथ आ गए तो उन्होंने कहा ठीक है, मुस्लिम लीग की जो मांग है सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन व्यवस्था की, उसको हम मान लेंगे, मतलब उसको हम भी समर्थन देंगे। अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक आपका निर्वाचन व्यवस्था है क्या, देखो कोई जगह है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, यहाँ पर 5 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर मेजोरिटी है आपकी मुस्लिम्स की। मेजोरिटी माना 3 लोग मुस्लिम हैं, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू क्रिश्चियन कुछ भी। तो अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर मुस्लिमों की बहुमत है, तो वहाँ के लिए जो सीट होगी, कोई भी इलेक्शन होगा, वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी उठ पाएगा उस सीट के लिए। यही नहीं, जो मुस्लिम प्रत्याशी आपका लड़ेंगे चुनाव, इनके लिए वोट सिर्फ ये जो है ना मुस्लिम, यही दे पाएंगे, इनको कोई राइट नहीं होगा। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ये कब की गई, सबसे पहले कब मानी गई, ये आपका मुस्लिम लीग जब बनी थी, उन्होंने अंग्रेजों से डिमांड की थी कि भैया हमें ये दो, और 1909 के अधिनियम में ये मान ली गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़े, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि उसके कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले क्या घटना हुई थी। उसमें से एक मुख्य घटना थी मॉन्टेग्यू की घोषणा। अब मॉन्टेग्यू कौन है भाई, ये मॉन्टेग्यू है आपका भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब क्या व्यवस्था क्या है, अभी देखो एक चीज़ समझो, जैसे ये भारत है, यहाँ जो भारत का सरकार है उसका हेड कौन होता था, वाइसरॉय, समझा है पहले। अब जहाँ इंग्लैंड में बैठा एक आदमी, इंग्लैंड की जो सरकार है उस सरकार का एक कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक है, एक कैबिनेट मंत्री है जो भारत के मामलों को देखेगा और ये इसको डायरेक्शन देगा, ऐसे करो वैसे करो, और ये इसको देगा यहाँ ऐसे चल रहा है। कौन है ये, है आपका भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो इंग्लैंड में बैठा है। ये कैबिनेट मिनिस्टर है इंग्लैंड की सरकार का। ठीक है, जैसे पोर्टफोलियो देते ना, जैसे फाइनेंस आपका डिफेंस, वैसे इसको भारत दिया गया कि अब भारत देखो। तो यहाँ भारत में तो हेड कौन है, वाइसरॉय है। ये किसको जानकारी दे रहा है, यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, मॉन्टेग्यू था। इसने कुछ घोषणा की है, बताऊंगा क्या की है। और जो वाइसरॉय था वो कौन था, आपका क्लेम्सफोर्ड था। इसीलिए जो 1919 का अधिनियम होता है, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसको मैंने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा है, क्योंकि दोनों थे उस टाइम पे, वाइसरॉय चैम्सफोर्ड था और ये आपका मॉन्टेग्यू था। ठीक है, समझ गए क्या कह रहा हूँ। अब जो ये मॉन्टेग्यू यहाँ पर बैठा हुआ है इंग्लैंड में, इसने एक घोषणा की अगस्त 1917 में, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन कहा गया। इसमें क्या कहा गया भारत के लिए, भारत के लिए है ना ही मंत्री, तो इसने कुछ घोषणा की भारत के लिए। क्या कहा गया वो देखो, इसने कहा, इसको पूरा पढ़ोगे तो इसमें ये है कि जो भारत सरकार है उसमें भारतीयों की भागीदारी और बढ़ाई जाएगी। जो ब्रिटिश सरकार चला रही है भारत में, उसमें अभी तक तो ज़्यादा अंग्रेजी हैं, लेकिन उसमें भारतीयों की मतलब प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह भी डिसाइड किया जाएगा कि भाई जो आपके संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करें, किसी के मतलब दबाव में आकर काम न करें।
ठीक है, ये सारी चीज़ें कही और इसने बहुत बड़ी चीज़ कही। ये अभी आपका उस पक्ष में नहीं है कि भारत को आज़ाद करे। इन्होंने कहा ब्रिटिश जो भारत है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। क्या कहा इन्होंने? ब्रिटिश सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। 1970 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा कि भारत को आज़ाद किया जाएगा। अभी बात यही चल रही है कि भारत की जो सरकार है उसमें भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा और उनको उत्तरदायी बनाया जाएगा, लेकिन जो भारत है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही एक अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये डिक्लेरेशन था मॉन्टेग्यू का। अब इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन से बहुत लोग नाखुश भी थे। और नाखुश क्यों थे? हाँ, जो भारतीय थे वो डिमांड कर रहे थे कि भाई ठीक है, आप जो है हमें उत्तरदायी शासन दो वगैरह वगैरह, आप भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ सरकार में, वो तो मान ली इन्होंने। लेकिन इन्होंने कहा भारतीयों ने कि भाई आपने कह तो दिया कि हम करेंगे, लेकिन आपने कोई डेट ही नहीं दी। माना 20 साल तक करो ही नहीं, फिर क्या? कहने के लिए तो कोई भी कह देगा ना। तो इन्होंने इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, डेट नहीं दिया। तो काफ़ी भारतीयों ने इस अगस्त जो डिक्लेरेशन है इसका विरोध भी किया था कि आप टाइम तो दो कम से कम। ठीक है, अब आता है भाई आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, अब देखो उसको मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड मैंने क्यों कहा, मैंने बता दिया कि मॉन्टेग्यू क्या था उस टाइम? भारत सचिव था, यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, फॉर इंडिया था। और चेम्स्फोर्ड क्या था? ये आपका वॉइसरॉय था इंडिया का। तो दोनों ने मिलकर बनाया, तो इसलिए इसको इनके नाम पे भी अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जो इसमें सुधार हुए थे ना इस अधिनियम में, अब देखो क्या है ना, भारत में सरकार कौन चला रहा है? आपके अंग्रेजी तो चला रहे हैं, अंग्रेज भारत में सरकार चला रहे हैं। तो जो सरकार चल रही है ना उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, अब उसके चलने के नियम में, वो बदलने के लिए ये बार बार अधिनियम लाते थे। इससे पहले 1919 में लाए थे, अब 1919 में आएगा, फिर 1935 में आएगा, आता रहेगा ये। और हर चीज़ हमें पढ़नी है कि ये कब कब आया और उन्होंने भारत की सरकार है उसको चलाने के लिए जो चीज़ें होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए, वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, अब जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसके द्वारा भारत में चल रही सरकार में क्या क्या परिवर्तन हुए वो हम देखते हैं वन बाई वन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रांतीय सरकार। जो प्रांतीय सरकार थी, इसको ऐसे समझो जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट में आपकी गवर्नमेंट होती है। तो जो आपका केंद्र सरकार है वो तो केंद्र पे ही है, जो आपके अभी स्टेट्स में उसको मैंने प्रांतीय कह दिया। उस टाइम में तो प्रांत होंगे ना। अब देखो व्यवस्था कैसी थी, सबसे ऊपर बैठता था वॉइसरॉय, और पूरे भारत में तो रूल करेगा नहीं। जितने जितने जहाँ जहाँ प्रांत हैं, प्रांत माने प्रोविंशियल है, प्रोविंसेस हैं, छोटे छोटे प्रोविंसेस, जैसे एक प्रोविंस मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, ये प्रोविंसेस है ना, इनमें बैठते थे गवर्नर। कौन बैठते थे? गवर्नर। सबसे ऊपर वॉइसरॉय, इसके अंदर बैठे हैं सारे ये गवर्नर। समझ, ये व्यवस्था है। ये सेंटर पे कौन है? वॉइसरॉय। और ये जो आपका प्रांत है उनमें कौन बैठे हैं? गवर्नर, इसके लिए रूल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो प्रांतीय सरकार है ना, जो इनके अंदर सरकार है, इनमें गवर्नर्स के अंदर, इनमें क्या चेंज हुए वो देख लेते पहले हम। ठीक है, अब देखो प्रांतीय सरकार में क्या था? प्रांतीय सरकार में सबसे बड़ी बात परिवर्तन इस टाइम पे ये हुआ कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची कह सकते हैं। ठीक है, डायरची मतलब एक देखिए, द्वैध मतलब दो। अब देखो मैं कहता हूँ दो चीज़ें होती हैं, एक तो लेजिस्लेटिव होता है जिसको हम व्यवस्था पालिका कहते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अभी हमारा विधानसभा है, उसका काम क्या है? उसका काम है रूल बनाना, नियम बनाना, तो उसको हम व्यवस्था पालिका कहेंगे। व्यवस्था पालिका क्या करती है? लेजिस्लेचर क्या करती है? आपका कानून बनाती है, लेकिन वो कानून बन गया उसको ज़मीनी स्तर पर लागू कौन करता है? वो आपकी कार्यपालिका हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गए, एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना उस चीज़ को। समझ गए? तो अगर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो प्रांतीय सरकार है, वहाँ पर भी तो ये दोनों अंग होंगे, होंगे नहीं होंगे? आपका व्यवस्था पालिका होगी और कार्यपालिका होगी। तो दोनों में क्या क्या चेंजेस हुए वो हम देखेंगे। ठीक है, प्रांतीय लेवल पे देखना, फिर इसके बाद हम सेंट्रल लेवल पे देखेंगे दोनों पे। सेंट्रल लेवल में तो दोनों चीज़ें होंगी, एक तो कार्यपालिका होगी, व्यवस्था पालिका होगी। व्यवस्था पालिका कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको अप्लाई करेगी। ठीक, तो जो कार्यपालिका थी उसमें क्या चेंजेस हुए? उसमें द्वैध शासन आएगा, मतलब दो तरीके से अब शासन होगा। जो एग्जीक्यूट करेंगे वो दो तरीके हो जाएंगे। कैसे? अब जो एग्जीक्यूशन देखो, इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहले भाग को गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी सदस्य तथा दूसरे भाग को, अब देखो प्रांत में क्या है? गवर्नर है। अब जो प्रांत में आपको चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो है आपका आरक्षित विषय, रिजर्व्ड, दूसरा होगा आपका हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड। जो आपके ट्रांसफर्ड वाले हैं और जो रिजर्व्ड वाले हैं, दोनों फ़र्क क्या है? यहाँ पर ये चीज़ें आपकी जो रिजर्व वाली ना, इनको गवर्न करेगा गवर्नर ही करेगा, लेकिन किसकी सहायता से?
कार्यकारिणी सदस्य, जो इसके कार्यकारिणी सदस्य होंगे उनकी सहायता से। और जो ट्रांसफर्ड वाले हैं, तो फिर समझो इसको आराम से। जैसे मैंने क्या बोला तुमसे कि भाई, तो जो इसको जो आपके एग्जीक्यूटिव करने वाले सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट माने क्या होता है, किन किन विषयों पर, जैसे आपकी शिक्षा एक विषय हो गई, आपकी सुरक्षा एक विषय हो गई ना, तो इन विषयों को दो भागों में बांट दिया गया अब। एक तो आरक्षित विषय हो गए, दूसरे हस्तांतरित विषय हो गए। अब जो आरक्षित विषय हैं, जिन पर आरक्षित विषय हैं, उनका आपका कौन करेगा उनको, आरक्षित विषयों को एग्जीक्यूट कौन करेगा, आपका गवर्नर ही करेगा। किसकी सहायता से, कार्यकारिणी परिषद होगी, इसकी कुछ सहायता करने वाले लोग होंगे, उनकी सहायता से आरक्षित विषयों पर ये डिसीजन लेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा हस्तांतरित विषय हो जाएंगे, उसमें भी आपका गवर्नर ही करेगा एग्जीक्यूट, बट किसी सहायता से, मंत्रियों की सहायता से। फ़र्क ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका भारत सचिव था और जो गवर्नर था, देखो ऐसा है ना, मैंने बस सबसे ऊपर वाइसरॉय है, उसके नीचे गया गवर्नर है, दूसरे प्रांत का गवर्नर, तीसरे प्रांत का गवर्नर। और जो गवर्नर है दो तरीके से, दो सब्जेक्टों में एग्जीक्यूट कर रहा है। एक तो आपके आरक्षित वाले हैं, दूसरा आपके हस्तांतरित वाले हैं। हर जगह आरक्षित हस्तांतरित, आरक्षित हस्तांतरित। तो जो वाइसरॉय है ना, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठा था मैंने इंग्लैंड में, ये जो आपके आरक्षित विषयों पर वो कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं कि इसमें ऐसा चेंज होना चाहिए। लेकिन जो आपके ट्रांसफर्ड वाले थे, ठीक है ना, हस्तांतरित वाले हैं, ट्रांसफर्ड वाले हैं, उसमें ये कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसको पूर्ण रूप से गवर्नर और मंत्री ही उसमें एग्जीक्यूट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो अगला, व्यवस्था पालिका। मैंने कहा जो आपके कानून बनाती है उसमें क्या फ़र्क आया, उसमें फ़र्क इतना अंतर आया कि जितने भी आपके लेजिस्लेचर या कार्यपालिका के सदस्य होंगे उसमें 70% अब चुनकर आने लगे। अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहा है। और अब तक जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, अब इसमें प्रांतों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया इस अधिनियम से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हुई केंद्र सरकार में, अब जो केंद्र, मैंने अभी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पढ़े थे ना, अब केंद्र सरकार में क्या क्या चेंजेस हुए। केंद्र सरकार में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि भैया जो आपकी, सबसे पहले यहाँ देखो, चलो कार्यपालिका कर लेते हैं पहले। कार्यपालिका में क्या चेंजेस हुए, सभी विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। आपकी जैसे अभी केंद्र और प्रांतीय होते हैं ना, सूची होती है अभी, केंद्र सूची, फिर एक समवर्ती सूची आती है, फिर एक राज्य सूची आती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका सारे विषय फिर से समझना, विषय मतलब जैसे आपका शिक्षा एक विषय हो गई, डिफेंस एक विषय हो गया, ऐसे विषय, उनको दो भागों में बांट दिया, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय, समझ गए। उसके अलावा जो गवर्नर होता था वो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होता था, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना कानून को, उनका हेड कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है गवर्नर जनरल होगा, ठीक। अगला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। अब देखो ऐसा ना, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, मैंने कहा जो कानून बन रहा है उसको एग्जीक्यूट, जो उसको अप्लाई कर रहा है उसको हम कार्यपालिका कहेंगे या एग्जीक्यूटिव कहेंगे। इसका हेड कौन होगा, वो आपका गवर्नर जनरल होगा, वाइसरॉय होगा, ठीक है। और अकेले तो करेगा नहीं, इसकी सहायता के लिए 8 लोग और हैं अभी। इन 8 लोगों में से आप कहा कि 3 लोग क्या होंगे, भारतीय होंगे। बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है एक तरीके से। 8 लोगों में से क्या 3 लोग अब भारतीय होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो व्यवस्था पालिका है, जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाती है, उसमें क्या चेंज हुआ, उसमें सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि जो आपके सदन है ना, जहाँ पर आपका कानून बन रहा है, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले ये जो दो सदनीय है, ये व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई आपकी 1919 में, जब इन्होंने कहा कि जो आपकी केंद्रीय कार्यपालिका है उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक तो केंद्रीय विधानसभा और एक राज्य परिषद। जो केंद्रीय विधानसभा है इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहूँ, इसको कहा लोअर हाउस, और जो राज्य परिषद है काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको कहा अपर हाउस, ठीक है। और जो ये आपका ये लोअर हाउस है या केंद्रीय विधान सभा है, इसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का, लेकिन इसको गवर्नर जनरल या जो वाइसरॉय है उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ाया जा सकता था। और जो आपका स्टेट ये राज्य परिषद है, इसका कार्यकाल होगा 5 साल। कहीं ना कहीं ये लोकसभा राज्यसभा से मैच खाता है हल्का हल्का, ठीक है ना, उस सेंस में याद कर सकते हो, ठीक। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई। ये पहली बार ही हो रहा, 2 हाउस बन रहे केंद्र में। तो पूछ सकता है कि जो 2 सदनीय व्यवस्था है भारत में कब लागू की गई, 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक। उसके अलावा तो बजट है। अब जो बजट है ना, देखो जो आपका कहाँ पर कितना खर्च करना है, उस पर पहले तो उतना डिसीजन करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब 25% बजट पे आप मतदान कर सकते थे, हिस्से पे उसके। और जो 75% बजट का कुछ हिस्सा होता था मेन उस पर अभी तक भी खाली तुम डिस्कस कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते क्या, उस पर मतदान नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अभी भी। तो इसमें मुख्य बातें याद करने वाली हैं कि भैया पहले तो जो आपकी केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय जो लेजिस्लेचर उसको 2 भागों में बांट दिया गया। और जो आपका प्रांतों में आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसके विषयों को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ विषयों को बांटा गया, वहाँ सदन को बांटा गया, समझ लो ये फ़र्क है।